द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इंडिया से शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। और ऋषि, आज हम बात करने जा रहे हैं 1965 की जंग के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके एक स्टूडेंट के साथ बड़ा एक हादसा हुआ। 3 अप्रैल को उनकी डेथ हुई लाइटनिंग से। उस स्टूडेंट का नाम था आलोक त्रिपाठी। आप कैसे उनको रिमेम्बर करते हैं और क्या एहतियात है जो लोगों को करनी चाहिए इस हवाले से? हाँ, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि 3 अप्रैल गुड फ्राइडे के दिन हुआ। और वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो कि बीएससी मैथमेटिक्स के फाइनल ईयर में थे। एंड ही वाज अबाउट टू ग्रेजुएट द वेरी नेक्स्ट मंथ। सो मई में ही वाज अबाउट टू ग्रेजुएट एंड गेट हिज बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स। वेरी शार्प गाय इन मैथमेटिक्स एंड वेरी शार्प गाय इन कंप्यूटर्स। एंड आप कह सकते हैं प्रॉमिसिंग करियर एंड अ प्रॉमिसिंग लाइफ, वो बहुत ही जल्द खत्म हो गई इन वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस। तो ये काफ़ी शॉकिंग था सबके लिए। मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था बिकॉज आई यूज टू मीट हिम प्रीटी मच एवरी डे। और काफ़ी लाइक मैथमेटिक्स में रुझान था उनका। और वो सिर्फ एक दिन के लिए अपने गांव गए जहां पर ही वेंट टू हिज फार्म। और ये वहाँ पे ये लाइटनिंग इंसिडेंट हुआ क्योंकि उस दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई। सो लाइटनिंग से इट स्ट्रक हिम और वो वहीं पर लाइक ही फेल ऑन द ग्राउंड। बट स्टिल वो होश में थे और उसके कुछ टाइम बाद ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया ही अनफॉर्चुनेटली डाइड। सो ये काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट था। इसके बाद मैंने ये चीज़ थोड़ा सा रिसर्च की इस पर, थोड़ा सा जाके देखा गूगल पे। तो उसने बताया कि लाइक हर साल 20,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं बिजली गिरने से। जब और ये मोस्ट प्रोबेबली एक अंडर काउंट है क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो लाइक आप मान सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद होगी जो कि हर साल आकाश से बिजली गिरने से मरते हैं या फिर घायल होते हैं। घायलों की संख्या बता रहा था कि हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। सो ये काफ़ी बड़ा नंबर है और इसको अवॉइड करने के लिए लाइक गवर्नमेंट्स को, सोसाइटी को, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए और प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि लाइक हम पता करें कि लाइटनिंग होती क्या है, उससे किस टाइप की इंजरीज हो सकती हैं, हमें क्या एहतियात बरतने हैं कि जब ज़्यादा बारिश हो तब घर से बाहर ना निकला जाए, ज़्यादा थंडर स्टॉर्म जैसा मौसम हो तब घर से बाहर ना निकला जाए। अगर हमें लाइक मजबूरी में हम बाहर हैं भी तो हमें क्या मतलब अपनाने हैं तरीके कि लाइटनिंग से बचा जाए, क्या पोस्चर हमें रखनी है बॉडी की, कि हमें फीट्स अपने सटा के रखने हैं कि और लाइक अपने कानों पे हाथ लगा के रखना है कि लाइक कम से कम हमारा कांटेक्ट हो बिजली से। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करें तो इसका काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, जो कि पूना में बेस्ड है। उसने एक ऐप भी लॉन्च किया है दामिनी नाम से, जो कि लाइक आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले इंफॉर्मेशन देता है कि लाइटनिंग हो सकती है, थंडर स्टॉर्म आ सकता है। तो अगर ये हमें पहले से पता रहे तो वी कैन अवॉइड गोइंग आउटसाइड। इस पे थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी की, तो उससे ये पता चला कि इट इज द नंबर 1 किलर अमंग नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया। और इसमें 2500 से लेके 3000 लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं हर साल। और इसमें एक रूल है, 30-30 रूल। उसमें ये कहते हैं कि अगर लाइटनिंग आपको होती है और आप 30 तक गिनना शुरू करें, उससे पहले अगर थंडर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये को फौरन किसी बिल्डिंग में चले जाना चाहिए और किसी भी वक्त जो है वो लाइटनिंग आपको स्ट्राइक कर सकती है। और 30 मिनट तक, जब तक के मौसम कुछ ना कुछ सेटल हो जाए और थंडर की आवाज नहीं आती, 30 मिनट तक उस वक्त तक वहीं रहें। और इसके अलावा जो है कहा यह जाता है कि मोबाइल फोन अपना ऑफ कर दें और अम्ब्रेला अगर आपके पास है उसको छोड़ दें। बर्तन ना धोएं, नहाएं नहीं उस अरसे में। और इस पे यूजफुल वीडियोस जो हैं काफी अवेलेबल हैं और वो मेरे ख्याल में लोगों को देखनी चाहिए ताकि वो इस तरह के हादसा से बच सकें। और वेदर फोरकास्ट जरूर चेक करें जब आप सफर पे जाएं। गाड़ी भी अगर आप चला रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करें कि उसको रोक दें ताकि किसी हादसे से आप बच सकें।
और अगर किसी बिल्डिंग में आप जा सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। आई एम ग्लैड कि आपने ये इशू उठाया, क्योंकि लाइक लोगों की अवेयरनेस काफ़ी कम है इन सब चीज़ों के बारे में, और अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस रखें तो बहुत सारे हादसा होने से टल सकते हैं। और लोगों को लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ गांव में ही होती हैं, तो ऐसा सच नहीं है। दिस हैपेंस इन द विलेजेस एंड ऑल्सो इन द अर्बन एरियाज, तो शहर के लोगों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी जी, अगर इस तरह का मौसम हो तो खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, बालकनी में ना जाएं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत बड़ा मसला है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका बहुत खतरा रहता है, तो हम लोगों को कुछ स्पेशल एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हम आते हैं 1965 की जंग के बारे में जो है किस तरह पढ़ाया जाता है इस जंग के बारे में? क्या स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसका तस्करा होता है, मीडिया पे तस्करा होता है? क्योंकि मैंने जो सुना कि पहले इसका इतना तस्करा नहीं होता था, लेकिन अब जो है रिसेंटली इसका ज्यादा तस्करा वहां होना शुरू हुआ है, ज्यादा लोग बात करते हैं इसकी, मीडिया बात करता है। और पाकिस्तान में तो शुरू से ही इसको एक विक्ट्री के तौर पे दिखाया जाता है और मीडिया में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है इस जंग को। तो इंडिया में क्या सिचुएशन है? देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने 1948 का वॉर डिस्कस किया था कि किस तरह से पाकिस्तान ने इरेगुलर इन्वेजन लॉन्च किया ये कैप्चर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स को। किस लाइक किस हद तक वो आगे आ चुका था, बारामूला तक इरेगुलर्स आ चुके थे, काफ़ी सारे टाउन्स कैप्चर कर लिए थे पाकिस्तानी आर्मी ने और इरेगुलर्स ने। उसके बाद फिर इंडियन एक्शन होता है और इंडियन आर्मी कैसे विक्टोरियस होती है, और वो कई सारे टाउन्स को रिकैप्चर करती है पाकिस्तान से, और फिर लाइक 1948 के एंड में सीज फायर हो जाता है, तो जिसमें इंडिया के पास बल्क ऑफ द टेरिटरी आती है, जिसमें सब पूरी कश्मीर वैली, जम्मू के इम्पोर्टेंट एरियाज एंड लाइक लद्दाख के इम्पोर्टेंट एरियाज, सारे बड़े शहर, जम्मू, श्रीनगर, सब इंडिया के, राजौरी, कारगिल, ये सब इंडिया के पास आ जाते हैं। एक शख्स को मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा और आज मैं लोगों को बताना चाहूंगा और उन्हें अपनी ट्रिब्यूट्स भी देना चाहूंगा, ब्रिगेडियर उस्मान। लाइक ब्रिगेडियर उस्मान ने एक लीडिंग रोल प्ले किया कैप्चर करने में। जो जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई हो रही थी उसमें बैटल ऑफ झांगड़ में उन्होंने झांगड़ सिटी, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टाउन था, उसको कैप्चर करने में उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया। और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं झांगड़ को कैप्चर नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, मैं जमीन पर सोऊंगा तब तक। और लाइक वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और वो झांगड़ को कैप्चर करके ही मानते हैं, जिस प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली उनकी जान चली जाती है। बट ही स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द हीरोज ऑफ द इंडियन आर्मी, और स्पेशली 1948 वॉर के, और उन्हीं की वजह से झांगड़ को इंडियन आर्मी रिकैप्चर कर पाई। एंड ही इज लाइक एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और लाइक एक प्रोफेशनल सोल्जर को कैसा होना चाहिए, तो वो ब्रिगेडियर उस्मान से हमें पता चलता है कि लाइक वो उन्होंने कभी शराब नहीं पी अपनी लाइफ में, वो वेजिटेरियन बन गए थे, उन्होंने लाइक शादी भी नहीं की। और एक इंसिडेंट आता है कि मस्जिद में कुछ इरेगुलर्स वो छुप गए थे, तो ये था कि आर्मी को मस्जिद को स्टॉर्म करना था, पर जो सोल्जर्स थे वो नहीं करना चाह रहे थे कि ये तो जी मस्जिद है, तो इस पर हम कैसे अटैक कर सकते हैं, भले ही इसमें जो है छुपे हुए हो इन्वेडर्स। तो ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि नहीं, ये मस्जिद को ये लोग एज ए हाइड आउट यूज कर रहे हैं इन्वेडर्स, और एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी एक सेकंड भी नहीं सोचना चाहिए इसको अटैक करने के पहले। जहां भी देश कंट्री के अगेंस्ट काम होगा वहां पर हम अटैक करेंगे। तो जो है लाइक इंडियन आर्मी फिर वहां पे मॉस्को अटैक करती है और इन्वेडर्स को वहां से भगा देती है। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म कि एक बार आप अपनी वर्दी पहन लेते हैं तब फिर ना आप हिंदू हैं, ना आप मुस्लिम हैं, ना आप सिख हैं, ना आप ईसाई हैं, ना आप पंजाबी हैं, ना गुजराती हैं, ना बंगाली हैं। आपकी लॉयल्टी सिर्फ आपकी कंट्री और आपकी आर्मी के लिए होती है। सुना है कि उनकी उम्र भी उस वक्त काफी कम थी। ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट ब्रिगेडियर्स। यस, वो सिर्फ 35 ईयर्स के थे। एंड ही वॉज और फ्रॉम यूपी।
यस, ही वाज फ्रॉम यूपी, आजमगढ़ के पास ये पैदा हुए थे। और जैसे कि मैंने कहा, ही इज एन एपिटमी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। और इनके फ्यूनरल में जो कि दिल्ली में हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू समेत जो है पूरी टॉप इंडियन लीडरशिप शामिल हुई थी। जी ऋषि, 1948 की जो जंग थी उसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोइंसिडेंट हुआ कि साहबजादा याकूब खान और उनके भाई वो भी इस जंग में शरीक थे। साहबजादा याकूब खान पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे और साहबजादा यूनुस जो है वो इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे। और साहबजादा याकूब बाद में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल तक गए और उसके बाद उन्होंने वहां ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन करने से इनकार कर दिया था। उनका ख्याल था कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए, और ही बिकेम अ कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर। उसके बाद बहरहाल वो एम्बेसडर भी रहे, फिर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। साहिबजादा याकूब खान का ताल्लुक ये रामपुर स्टेट से था। और आपने कहा कि 1971 में इन्होंने मिलिट्री एक्शन में पार्ट लेने से मना कर दिया था। बट 1990 में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि इनको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करता है कि ये फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम, और वो ये इंडिया की विजिट पर आए थे। सो ही वाज टॉकिंग विथ इंद्र कुमार गुजराल, और ये दिल्ली के गार्डन में ये बातचीत हो रही थी। तो इन्होंने, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम, इंद्र कुमार गुजराल। तो साहिबजादा याकूब खान ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में अब जंग होती है तो पाकिस्तान का पहला वेपन जो होगा वो न्यूक्लियर वेपन होगा, और पाकिस्तान उसे पहला वेपन होगा, और जो कि उसे फर्स्ट डे पाकिस्तान यूज करेगा। और फिर उससे ऐसी इंडिया में तबाही होगी जितनी किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। तो इस पर इंद्र कुमार गुजराल जैसा पीसफुल और काम आदमी भी थोड़ा सा एजिटेट हो गया, और उन्होंने बस यही कहा कि जिन दरियाओं का पानी पीकर आप बड़े हुए हैं, उन्हीं दरियाओं का पानी पीकर हम भी बड़े हुए हैं। सो उनका कहना था शॉर्ट में कि डोंट थ्रेटन अस, वी आर नॉट स्केयर्ड। जी। अच्छा ऋषि, आपने जो वाक्य सुनाया, इफ दिस इज ट्रू, तो उससे मुझे वो कोटेशन याद आती है कि मैन इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। जी। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ बुराई होती है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो अब 65 की जंग पे बात करते हैं। तो इस जंग को इंडिया में कैसे देखा जाता है? 1965 को इंडिया में एज अ विक्ट्री के तौर पर देखा जाता है, जो कि सही है कि इस जंग के बारे में हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिया का कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था इस जंग में, जबकि पाकिस्तान का ही मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था। पाकिस्तान ने इस जंग को इनिशिएट किया था। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था कि वो इंडिया कश्मीर में इंसर्जेंसी पैदा करे, और फिर जो है वो कश्मीर को कैप्चर कर ले बाय फोर्स। बट ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान ने दो ऑपरेशंस प्लान किए थे इसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो कि दोनों ही पूरी तरह से फेल हुए। पाकिस्तान का मानना ये था, स्पेशली जुल्फिकार अली भुट्टो का, कि इंडियन आर्मी कभी भी जो है पाकिस्तान को फेस नहीं कर पाएगी और वो पंजाब में अटैक नहीं करेगी। जबकि ये गलत साबित हुआ। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी पंजाब पर अटैक किया, वो लाहौर के बहुत करीब तक आ गई, और फिर पाकिस्तान को लाहौर को डिफेंड करना पड़ा। तो अगर लाहौर को सक्सेसफुली डिफेंड करना पाकिस्तान अपनी जीत समझता है, सो लेट देम सेलिब्रेट। बट आपका तो एम था कश्मीर को कैप्चर करना, तो श्रीनगर तो कैप्चर कर नहीं पाए आप लोग। बट आपने तो एट द एंड आप लाहौर को डिफेंड कर रहे थे। तो अगर इसे आप अपनी विक्ट्री समझते हैं, सो पाकिस्तानी समझ सकते हैं इसे विक्ट्री, बट किसी की भी नजरों में ये विक्ट्री तो नहीं है। और पाकिस्तान के दोनों ऑपरेशंस फेल रहे, और इसने ये हमेशा के लिए इसको इस बात को स्टैब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान फोर्स से कश्मीर को कभी भी नहीं ले पाएगा, और मिलिटरीली पाकिस्तान उतना पावरफुल नहीं है कि वो इंडिया को डिफीट कर सके वॉर में। जी शकील साहब। अच्छा ऋषि, ये पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि उसके इंडियन आर्मी चीफ जो थे जनरल चौधरी, उन्होंने कहा था कि हम जो है आज शाम तक या कल तक जिम खाना लाहौर में जो है ना वो इसका जश्न मनाएंगे और जाम पे जाम लुटाएंगे। वो क्या स्टोरी है? जी, इसको भी मैं हियर से कहूंगा, ये उसी तरह है 1971 वॉर में जिस तरह इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने 1000 साल की गुलामी का बदला ले लिया। ये आपको किसी भी इंडियन या वेस्टर्न मीडिया आउटलेट में नहीं मिलेगा।
ये कोट आपको सिर्फ कुछ पाकिस्तानी वेबसाइट्स में मिलता है। और जो जनरल चौधरी का आपने लाइक स्टेटमेंट के बारे में बताया, वो भी आपको पाकिस्तानी वेबसाइट्स में ही मिलेगा। ये किसी भी इंडियन वेबसाइट या इंडियन मीडिया आउटलेट या न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी इस तरह की किसी भी आपको लाइक इंडियन मीडिया और लाइक वेस्टर्न मीडिया में आपको कोटेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से गलत और हियरसे पर बेस्ड है। इंडिया का कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वो लाहौर को कैप्चर करे या पाकिस्तान में के किसी भी एरिया को कैप्चर करे। इंडिया का एम यही था कि वो पाकिस्तानी पंजाब में अटैक करके, जो कि अखनूर में लाइक पाकिस्तान अखनूर को कैप्चर करना चाह रहा था, जो कि क्रिटिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन था, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था, जो कि कश्मीर को और जम्मू रीजन को जोड़ता है। वहां से प्रेशर जो है कम किया जाए, वहां से रिलीव किया जाए प्रेशर। तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब वाला जो कह सकते हैं सेक्टर वो ओपन किया। जी। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो मशहूर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वहां पे अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो वो मुख्तलिफ है जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किया। उसने तो ऐसे इलाके पे हमला किया जो डिस्प्यूटेड नहीं था, लाहौर पे हमला किया, सियालकोट पे हमला किया। हाउ डू यू काउंटर दैट आर्ग्यूमेंट? जी, डिस्प्यूटेड है कि नहीं है ये तो लाइक एक लीगल टर्म है कि क्या कौन सा रीजन डिस्प्यूट। आप लोगों के लिए तो जूनागढ़ भी डिस्प्यूटेड है, तो आप लोग तो जूनागढ़ को भी अपने टेरिटरी में दिखाते हैं। तो ये एक लीगल टर्म होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर कहीं भी अटैक कर दें। ऐसे इंडिया ने तो कभी गिलगित बाल्टिस्तान या पीओके पे अटैक नहीं किया ये कह के कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। सो इस तरह से इट डज नॉट वर्क लाइक दिस इन डिप्लोमेसी। और 65 वॉर का सबसे बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो नुकसान ये था कि लाइक इंडिया में उस टाइम तक कई लोग थे, एक अच्छा खासा ग्रुप था, उसको मैं ग्रुप कहूंगा, जो कि चाहता था कि कश्मीर पर कोई सेटलमेंट हो पाकिस्तान से और कोई जॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म वो एस्टेब्लिश हो जाए कि कश्मीर को पाकिस्तान और इंडिया मिल के कंट्रोल करें, मिल के रूल करें। बट 65 की जंग के बाद इस तरह के वॉइसेस वो हमेशा के लिए साइलेंट हो गए और इसने एक तरह से स्टेटस को परमानेंट बना दिया। तो इसने इसके बाद फिर ये हुआ कि कोई भी जो है इंडियन या इंडियन पॉलिटिशियन कश्मीर पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए अब रेडी नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ पाकिस्तान को कि अगर कि तब तक जो लोग सेटलमेंट चाहते थे कि कोई जॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म हो जाए, तो वो लोग भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए। आपको इल्म है कि इससे पहले भुट्टो साहब के और स्वर्ण सिंह के मुज़ाकरात हुए थे, टॉक्स हुई थी, उसमें कहा जाता है कि इंडिया वाज विलिंग टू मेक अ सब्सटेंशियल कंसेशन। वो क्या था? भुट्टो स्वर्ण सिंह टॉक्स हुई थी 1963 में, जिसमें लाइक अच्छा खासा एरिया अराउंड 9,000 टू 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया लद्दाख में और नॉर्दर्न कश्मीर में इंडिया देने को रेडी था। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा टेरिटरी पर और पाकिस्तान को जम्मू तक पूरी टेरिटरी चाहिए। तो इस टाइप का रिजिड स्टैंस जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनाया। तो उस वजह से फिर इंडिया भी पीछे हट गया कोई भी सेटलमेंट से कि इनको 1 इंच भी जमीन देना वो सही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी टेरिटरी ही चाहते हैं जम्मू तक। भुट्टो ने कहा था कि हम जम्मू तक कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर आप हमें टेरिटरी दे रहे हैं तो आप हमें जम्मू तक दीजिए। सो इसीलिए भुट्टो स्वर्ण सिंह टॉक्स फेल हो गई। और उसके बाद फिर कश्मीर में हजरत बल श्राइन में एक इंसिडेंट हुआ जिससे काफी वहां पर रिजेंटमेंट पैदा हो गई और लाइक काफी डिस्टरबेंस रहा। तो जिससे और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1962 वॉर में इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी उसमें इंडियन आर्मी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो उसमें इंडिया की हार हुई थी। तो पाकिस्तान को ये लगा कि इंडियन आर्मी कमजोर है, हम ताकतवर हैं, हमारे पास अमेरिका की मदद से अच्छे वेपन्स हैं, हम जो है कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे। स्पेशली जुल्फिकार अली भुट्टो, हजरत बल श्राइन वाला इंसिडेंट हुआ था तो उससे जो कश्मीर वैली में डिस्टरबेंस पैदा हुआ, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को लगा कि अब मौका आ गया है कि कश्मीरी पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट हो गए हैं और हमें और इंडियन आर्मी कमजोर है, तो हमें अटैक करके कैप्चर कर लेना चाहिए कश्मीर को। जबकि उस टाइम के आर्मी चीफ मोहम्मद मूसा खान, उनको ये प्लान ज़्यादा सही नहीं लगा, उन्हें कहा कि ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा मिलिटरीली,
नवाब ऑफ कालाबाग, उन्होंने इसके अगेंस्ट लाइक एडवाइस दी कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहेगा, आप इसको परस्यू मत करिए। बट जुल्फिकार अली भुट्टो इतना एडमेंट था वो इंसान कि वो पूरी तरह से लाइक पीछे ही पड़ गया अयूब खान के, और अयूब खान को उसने इतना भड़काया कि ये वॉर सक्सेसफुल रहेगा और हिंदू आर्मी हमारा सामना नहीं कर सकती है, और हम जीत जाएंगे कश्मीर, और कश्मीर हमारा हो जाएगा। और अयूब खान ने भी कहा कि हिंदू मोरल जो है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, 2-3 हिट उसे पड़ेंगे तो हिंदू जो है खुद ही वो सरेंडर कर देंगे कश्मीर को। तो अयूब खान के मन में भी थे कि हिंदू जो है वो नहीं सामना कर सकते हैं, वो मुकाबला हमारा नहीं कर सकते हैं। भुट्टो ने भी भड़काया। तो ये सब को देखते हुए, जबकि टॉप मिलिट्री लीडरशिप उस टाइम 90 इस वॉर के अगेंस्ट थी, बट स्टिल भुट्टो के भड़काने पर अयूब खान ही वेंट अहेड, और फिर ये पाकिस्तान ने पहले रन ऑफ कच्छ में एक इंसिडेंट किया कि ये देखने के लिए कि इंडियन आर्मी कितनी प्रिपेयर्ड है, और उसमें 10% टेरिटरी पाकिस्तान के हाथ लग गई। तो पाकिस्तान को लगा कि नहीं जी, हम तो जो है इंडिया को अब डिफीट कर देंगे कश्मीर में। तो अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, कि उसका एम था कि हम इरेगुलर्स को कश्मीर वैली में घुसा के वहां पर इंसर्जेंसी बर्पा कर देंगे। बट हुआ ये कि कश्मीर के जो लोकल्स थे उन्होंने इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट को बता दिया कि ये लोग इरेगुलर्स के तौर पे आ गए हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स, और बहुत सारे सोल्जर्स पकड़े गए। और इस वजह से जो है ये प्लान जो है ये डिस्क्लोज हो गया, और वहां पर कोई भी इंसर्जेंसी, कुछ भी रेबेलियन वो बर्पा नहीं हो पाया कश्मीर में, एंड ऑपरेशन जिब्राल्टर ये फेल हो गया। इसी का एक बैकअप जो है ऑपरेशन था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, कि हम अखनूर सिटी को कैप्चर कर लेंगे, और अखनूर सिटी को कैप्चर करके जम्मू और कश्मीर वैली का कांटेक्ट टूट जाएगा, और फिर उसके बाद जो है हम कश्मीर वैली को जीत लेंगे। बट ये प्लान भी जो है पाकिस्तान ने अटैक किया लाइक इस पर सितंबर में, बट ये भी जो है नाकाम रहा, और लाइक इंडिया वाज एबल टू सक्सेसफुली डिफेंड अखनूर सिटी। और इंडिया आर्मी पर प्रेशर कम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने डिसाइड किया कि अब हम लाहौर वाला फ्रंट खोलें। तो लाहौर पर अटैक किया, और लाइक लाहौर एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इंडियन आर्मी थी। तो पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस को रिलीव करना पड़ा अखनूर वाले सेक्टर से। तो इस तरह से ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो गया, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर भी फेल हुआ, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हुआ। हिंदुओं ने सक्सेसफुली जो है और हैंडसमली पाकिस्तान को डिफीट किया 1965 के वॉर में। और पाकिस्तान जो कि श्रीनगर को कैप्चर करने के सपने देख रहा था, वो एंड में उसने पाया कि वो लाहौर को डिफेंड कर रहा है। तो ये कुल टोटल 1965 वॉर का की समरी थी, कि इसने जो है एक तरह से स्टेटस को परमानेंट कर दिया, और पाकिस्तान को रियलाइज हो गया कि सब कॉन्टिनेंट पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन है, और हम किसी भी पोजीशन में नहीं हैं कि हम कश्मीर वैली को इंडिया से ले पाए। जी। अच्छा ऋषि, ये भी कहा जाता है कि अखनूर में जिस जर्नैल ने वो इनिशिएटिव लिया था, अख्तर मलिक थे जो इसको हेड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, उनको फिर वो जो कहते हैं ना मिड स्ट्रीम घोड़े बदल दिए गए और जनरल याहिया खान को उनकी जगह भेजा गया, जी। एंड क्रूशल टाइम वाज लॉस्ट इन दिस ट्रांजिशन, और वो जो इनिशिएटिव था वो फिर कामयाब ना हो सका। अच्छा, इसी जंग में असल उत्तर की एक बैटल भी हुई थी, उसके क्या है स्टोरी? जी, एक फैंटास्टिक प्लान था पाकिस्तान का कि हम जो है मतलब लाइक खेमकरन वाले सेक्टर से जो है अटैक करेंगे और अमृतसर तक हम जो है पहुंच जाएंगे। बट असल उत्तर की बैटल हुई, जिसमें लाइक इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल्स, और इंडियन आर्मी ने हैंडसमली डिफेंड किया अमृतसर को और खेमकरन को, तरन तारन वाले एरिया को, और पाकिस्तान की डिफीट हुई। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे टैंक्स इस वॉर में लूज किए। इस बैटल के हीरो थे ग्रेनेडियर अब्दुल हमीद, जो कि यूपी के रहने वाले थे, और उन्होंने लाइक बहुत सारे पाकिस्तानी टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया, और बट इस प्रोसेस में वो शहीद हो गए अनफॉर्चुनेटली। उन्हें इसके बाद इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र दिया गया। तो 1965 के हीरो
भी वीर अब्दुल हमीद थे, जिस तरह से 1948 वॉर के हीरो ब्रिगेडियर उस्मान थे। तो इसमें लाइक कह सकते हैं 65 के वॉर में वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हुए, जिसमें लाइक पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी के टैंक्स थे जो कि अमेरिकन पैसे से खरीदे गए थे, बट वो भी जो है कोई काम नहीं आए और बहुत सारे टैंक्स पाकिस्तान को गंवाने पड़े। सो एट द एंड लाइक पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हुआ, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम फेल हुआ, इंडिया वो लाहौर तक ऑलमोस्ट आ गया। लाइक इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली अमृतसर को डिफेंड किया। बैटल ऑफ हाजी पीर पास, उसमें भी इंडिया सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान को ज़्यादा सैनिक लूज करने पड़े, पाकिस्तान के ज़्यादा टैंक्स का नुकसान हुआ, और ये लाइक पूरा 1965 का वॉर पाकिस्तान के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की आदत थी कि वो दूसरों पर हमेशा ब्लेम डालते थे, तो 65 वॉर का ब्लेम भी उन्होंने आर्मी पर डाला कि आर्मी के लोगों ने तो जी मतलब ऐसे ही कोई बिना सोचे समझे ये कर दिया था, तो इसीलिए उनकी हार हुई। जबकि 65 वॉर का सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा लाइक क्रिमिनल 65 वॉर का मैं जुल्फिकार अली भुट्टो को ही बताता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से ही 65 की जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। मजे की बात, अयूब खान ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें 1965 वॉर तक का जिक्र तक नहीं है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था लाइक उनके टेनर में। तो ये बात को पूरी तरह से वो गोल कर गए। जबकि मोहम्मद मूसा खान जो कि आर्मी चीफ थे, उन्होंने डिस्कस किया है अपनी बुक में 65 वॉर को, और उन्होंने ये कहा है कि मैं इसके अगेंस्ट था और मुझे पता था कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, बट फिर भी भुट्टो ने इतना परसुएट किया अयूब खान को, सो अयूब खान वेंट अहेड और रिजल्ट हम सबके सामने है। जी अच्छा, पाकिस्तान में तो 65 जंग को एक ग्लोरियस सक्सेस के तौर पे पेश किया जाता है, तो इसमें किस मुल्क ने कितनी टेरिटरी फतह की थी और किस मुल्क के कितने फौजी इसमें काम आए थे? जी, जैसे कि मैंने कहा इंडिया ने ज्यादा टेरिटरी फतह की, इंडिया के कम सैनिक मारे गए, पाकिस्तान ने कम टेरिटरी फतह की और पाकिस्तान के ज्यादा सैनिक मारे गए। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह की ग्लोरियस विक्ट्री थी कि आपके ऑब्जेक्टिव तो फेल रहे बट फिर भी आप इसे विक्ट्री कहते हैं। सो मे बी पाकिस्तानीज का कंसेप्शन विक्ट्री के लिए कुछ डिफरेंट है, कि विक्ट्री को कुछ और समझते हैं, बट इसको कोई भी विक्ट्री तो नहीं कहेगा। इंडिया ने करीब 1900 किलोमीटर पाकिस्तानी लैंड स्क्वायर किलोमीटर्स को कैप्चर किया, जबकि पाकिस्तान ने करीब 550 स्क्वायर किलोमीटर्स इंडियन टेरिटरी इसको कैप्चर किया। इंडिया ने मेन जो टेरिटरी कैप्चर की वो पाकिस्तानी पंजाब में की, जबकि पाकिस्तान ने जो कैप्चर किया वो डेजर्ट में लाइक राजस्थान सेक्टर में वहां पर कैप्चर की पाकिस्तान ने टेरिटरी। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को सोल्जर्स का भी लॉस ज़्यादा हुआ, टैंक्स भी पाकिस्तान के ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हुए, और पाकिस्तान को ज़मीन भी अच्छी खासी गंवानी पड़ी इस वॉर में, जो कि बेशक इंडिया ने वापस कर दी ताशकंद एग्रीमेंट के बाद। जी, और ये आप किसको कोट कर रहे हैं? ये मैं न्यूट्रल सोर्सेस को मैं कोट कर रहा हूँ। अगर आप इंडियन सोर्सेस की बात करेंगे तो वो भी करीब, एक्चुअली इंडियन सोर्सेस आर मच क्लोजर टू द न्यूट्रल सोर्सेस। इंडियन सोर्सेस ये मेंशन करते हैं 1900 किलोमीटर, जबकि न्यूट्रल सोर्सेस वो मेंशन करते हैं कि इंडिया ने 1840 किलोमीटर लैंड को कैप्चर किया। सो इट्स वेरी क्लोज टू द न्यूट्रल सोर्सेस। जी और ये वो सोर्सेज हैं जिनको विकिपीडिया ने कोट किया है? जी, विकिपीडिया और भी बाकी बुक्स में भी कोट किया गया है, जबकि पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि उसने 4000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड को कैप्चर कर लिया, बट इसको लाइक इंडिपेंडेंट सोर्स या न्यूट्रल सोर्सेज नहीं मानते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जनरल महमूद जो कि कोर कमांडर थे पाकिस्तानी आर्मी के, उन्होंने 1965 वॉर पर एक बुक लिखी थी जो कि काफ़ी वेल रिसर्च थी, और उस बुक से जो बातें सामने आई वो पाकिस्तान में नैरेटिव है एट द प्रेजेंट उसके अगेंस्ट जाती थी, और काफ़ी मिथ्स इससे बस्ट होते थे कि पाकिस्तान ने 65 की जंग नहीं जीती, जबकि लाइक पाकिस्तान के सारे ऑब्जेक्टिव्स फेल हुए 65 वॉर में, सारे ऑपरेशंस फेल हुए। सो इस बुक को रिकॉल कर लिया गया था, और ये बात एम्बेसडर राघवन ने अपनी बुक में मेंशन की है।
सो लाइक आप देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पाकिस्तान में जो है लाइक क्या वहाँ पर सिचुएशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और जो इंडिपेंडेंट ऑथर्स होते हैं उनके वर्क का क्या हश्र होता है। जी एनी कंक्लूडिंग थॉट्स, ब्रीफली बात कीजिएगा। कंक्लूडिंग थॉट्स तो यही है कि लाइक जो किताबों में जो पढ़ाया जाता है और जो सोसाइटी में नैरेटिव होता है उसके पार भी जाके देखने की जरूरत है कि इन अ न्यूट्रल एंड डिस्पैशनेट वे कि क्या आखिर में हुआ था, और जो हमें बताया जाता है, जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, वो बात सच है या नहीं है। कि लाइक जैसा हमें कहा जाता है कि सामने वाली पार्टी गलत है, हम सही है, सामने वाला जुल्म करता है, वो जालिम है, हम पर हमेशा जुल्म हुआ है। इंडिया ने रात के अंधेरे में अटैक किया 65 में, और इंडिया अजली दुश्मन है, इंडिया ये है, जबकि आपके खुद एयरफोर्स के चीफ ने कहा है असगर खान जी ने कि लाइक सारी जितनी भी जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच, इसका आगाज पाकिस्तान ने ही किया था। सो लाइक आप लोग कह सकते हैं कि जिसको आप विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं वो एटलीस्ट उसको विक्ट्री तो नहीं कहेंगे, और दुनिया का कोई भी कंट्री होती तो वो 65 के वॉर को विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट नहीं करती, बट पाकिस्तान वो एक लाइक इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्री, सो दैट्स व्हाई वो अपनी हार को भी विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट करती है। जी अच्छा ऋषि, ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि 65 की जंग से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? लाइक किसी भी वॉर से इस तरह के सेटबैक होता है इकोनॉमी को, बट वो एक टेम्पररी सेटबैक था, जबकि इंडिया से बड़ा सेटबैक वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए था, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी वाज डूइंग गुड एट दैट टाइम, स्पेशली उसे वेस्टर्न एड बहुत ज़्यादा मिल रही थी, तो वो एक ज़्यादा बड़ा सेटबैक पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए था, नॉट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। जी और मैंने कहीं पढ़ा ऋषि के 1973 की जंग तक, जो अरब इसराइल जंग हुई थी 73 में, उस वक्त तक अमेरिका की जो इमदाद है वो पाकिस्तान को ज्यादा मिल रही थी, इसराइल को कम मिल रही थी। हैव यू रेड एनीथिंग टू दैट इफेक्ट? यस यस, मैंने भी इस बात को पढ़ा है, और 1954 से ही पाकिस्तान वो अमेरिका का एक एलाई बन चुका था, और उसे मोस्ट एलाइड एलाई कहा जाता था, और काफ़ी एड मिली पाकिस्तान को टिल 1973। पाकिस्तान वो लाइक सबसे ज़्यादा उसे फॉरेन एड मिली अमेरिका से, और पाकिस्तान एंड इसराइल ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका से सबसे ज़्यादा एड मिलती है, और आज तक जो है अमेरिका की एड पाकिस्तान को मिल रही है, और लाइक पाकिस्तान अमेरिका का काफ़ी डोमिनेंट रोल है पाकिस्तानी इकानमी एंड पाकिस्तानी स्टेट में। जी अच्छा, अब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज्यादा इमदाद जो है ना इजिप्ट को मिलती है। जब से इनका एग्रीमेंट हुआ था ना, प्रेसिडेंट कार्टर ने करवाया था, तो उस वक्त से इसराइल और इजिप्ट को शायद पाकिस्तान से ज्यादा इमदाद मिलती रही है। यस, बट ओवरऑल 1950 से ही पाकिस्तान हम्म। एक मेजर एलाई रहा है यूएस और वेस्टर्न पावर्स का, जबकि इंडिया ऐसा किसी भी कैंप में कभी नहीं गया, और इंडिया ने हमेशा एक नॉन अलाइंड पोजीशन ली। इंडिया की पोजीशन हमेशा ये रही कि जहां से हमें फायदा है हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ काम करेंगे। तो जब हमें अमेरिका के साथ फायदा होगा तो हम अमेरिका के साथ काम करेंगे, जब चाइना के साथ फायदा होगा जब चाइना के साथ, जब हमें यूएसएसआर के साथ फायदा होगा तब हम यूएसएसआर के साथ काम करेंगे। तो हम काम सबके साथ करेंगे, हम अच्छे रिलेशन सबके साथ रखेंगे, बट हम किसी भी कैंप में शामिल नहीं होंगे, भले ही वो यूएस हो या यूएसएसआर हो, आज की डेट में रशिया, चाइना या कोई भी मुल्क। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का सभी कंट्रीज के साथ ट्रेड है, इंडिया का ईरान के साथ भी ट्रेड है, गल्फ कंट्रीज के साथ भी अच्छा खासा ट्रेड है, अच्छे रिलेशंस है। चाइना जिसके साथ इतनी मतलब इंडिया का इतना लंबा बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि इतने सालों से चला आ रहा है, बट फिर भी चाइना वो इंडिया का लाइक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वहाँ से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर का ट्रेड हर साल इंडिया का होता है। रशिया से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के साथ हम अच्छे रिलेशंस चाहते हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा और जो ट्रेड एंड इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, तो हम वही फॉरेन पॉलिसी में हमारे रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ऋषि 1971 की जब जंग हुई तो उस वक्त तो इंडिया जो था सोवियत यूनियन के कैंप में था ना, फ्रेंडशिप ट्रीटी भी थी उस वक्त।
जी, वो 1971 में ही साइन की गई थी, जबकि ये देखा कि लाइक अमेरिका किस तरह से एंड वेस्टर्न पावर्स वो पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जो मैसेकर, जो जेनोसाइड हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया ने, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड ने आंखें मूंद ली हैं। और इंदिरा गांधी जाती रही वॉशिंगटन डीसी, लंदन और भी यूरोपियन कंट्रीज के कैपिटल्स में, सबसे बोलती रही कि आप देखिए क्या हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान में, बट किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। और निक्सन ने तो यहाँ तक कहा कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन पीपल को, कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईस्ट पाकिस्तानीज दे आर जस्ट गॉड डैम ब्राउन मुस्लिम्स। तो ये लोग तो ब्राउन मुस्लिम्स हैं, तो इनके मरने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन पब्लिक को। अगर क्रिश्चियंस होते तब बात अलग थी। तो इस तरह की लाइक रेसिस्ट सोच थी किसिंजर और निक्सन की। तब इंदिरा गांधी को लगा कि लाइक ये लोग पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ हैं। एंड लेट मी टेल यू, लाइक निक्सन एंड याया खान ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बिकॉज दोनों ही अल्कोहलिक थे, दोनों ही वोमेनाइजर थे। इसीलिए लाइक देवर, इनका रिलेशनशिप इट वाज लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल, कि रात में दे यूज्ड टू डिस्कस एंड दे यूज्ड टू से वी आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और लाइक कह सकते हैं कि लाइक उनके बीच की जो दोस्ती थी, लाइक वो एक पर्सनल लेवल पर थी। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने रियलाइज किया, तो दैट्स वाई उन्हें वो ट्रीटी साइन करनी पड़ी सोवियत रूस के साथ, यूएसएसआर के साथ। अच्छा, उसमें जो दोस्ती की आप बात करें ना, याह्या खान की और निक्सन की, उसमें मेरा ख्याल है कि वो जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था ना अमेरिका और चाइना का रिप्रोशमा करने में, उसकी वजह से थी, वो बट सबसे बड़ा शायद फैक्टर था। बट जी वो तो 71 में हुआ था। इन लोगों की दोस्ती तो उसके पहले से ही थी, काफी साल पहले से इन लोगों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। और रिचर्ड निक्सन तो रात में लाइक शराब पी के ही यूज्ड टू कॉल याया खान, और ये लोग घंटों घंटों बातें किया करते थे फोन पे। तो इस तरह की दोस्ती थी इन लोगों के बीच। ये सब बातें मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये स्कॉट कार्नी नाम के एक अमेरिकन रिसर्चर है, उन्होंने अपनी किताब द वोर्टेक्स में इसको डिटेल में मेंशन किया है कि क्या पर्सनल इक्वेशंस थे रिचर्ड निक्सन और याया खान के बीच। बट लेट मी आल्सो टेल यू कि याया खान को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है बहुत ज्यादा, कि ही वाज एन अल्कोहलिक और ही वाज अ वुमेनाइजर, और उस उनकी वजह से पाकिस्तान टूटा और जेनोसाइड हुआ। बट पूरी तरह से ये सही नहीं है, और ये काफी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। याह्या खान को क्रेडिट जाता है कि पहला इलेक्शन, फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन याह्या खान ने करवाया पाकिस्तान में। और लाइक याह्या खान ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी आए। आई एम फ्राइटेंड बाय माय ओन पावर, कि मैं अपने पावर से ही जो है डरा हुआ हूँ, कि मेरे पास इतने ज्यादा पावर हैं जो कि सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। तो दीज आर वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स फिगर्स, तो उनको एक ही लाइट में देखना ये सही नहीं होगा। तो अगर याया खान को ब्लेम करते हैं 71 में डिफीट के लिए, बट स्टिल 70 में पहला जनरल इलेक्शन कराने के लिए याया खान के रोल को हम नहीं भुला सकते हैं। और याया खान तो रेडी थे पोस्ट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर की शेख मुजीबुर रहमान को, बट उसमें क्या चीजें हुई इसको हम आने वाले एपिसोड में, जब हम 71 वॉर को डिस्कस करेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। yes. अच्छा ऋषि, 1965 में भुट्टो साहब ने यह भी कहा था ना कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए इंडिया के साथ। जी जी जी, 1000 साल तक लड़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें कही थी भुट्टो ने ये भी कहा था कि हम पूरे इंडिया में आग लगा देंगे, हम पंजाब में सिखों को भड़काएंगे, हम आसाम में नागाज को, लूसाई को भड़काएंगे, हम पूरे इंडिया में आग लगा देंगे। सो इस तरह की सोच थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। और पूरे टाइम में जो है 65 में अयूब खान को भड़काया, 71 में याया खान को भड़काया। और इन दोनों जंग से जो है फायदा एट द एंड जुल्फिकार अली भुट्टो का ही हुआ, कि जुल्फिकार अली भुट्टो वो कंट्री का सबसे पावरफुल लीडर बन के उभरा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अयूब खान ने फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को रिमूव कर दिया था फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से। और मुमताज भुट्टो जो कि कजिन थे जुल्फिकार अली भुट्टो के, उनसे कहा कि योर कजिन इज अ मैडमैन, डोंट लिसन टू हिम, कि तुम्हारा कजिन वो पागल है और उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो।
यस। थैंक यू ऋषि, वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।